ज़रूरी है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की मगर समझदारी के साथ। वीकेंड के ब्रेक के बाद चलिए शुरुआत करते हैं एक नए ट्रेडिंग वीक की। इस वीडियो में जहां हम लाए हैं मंडे के लिए एक डिटेल्ड प्री मार्केट एनालिसिस। आज हम देखेंगे मार्केट सेंटिमेंट, एफआईआईज डीआईआईज की पोजीशनिंग, करेंसी का मूड, अर्निंग्स एक्शन और आज के की टेक्निकल लेवल्स जो सोमवार के पहले ट्रेडिंग सेशन के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेके मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूबल हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी में हल्की तेजी देखने को मिली है और ये 24,639 के स्तर पर बंद हुआ, करीब 0.16% की बढ़त के साथ। लेकिन अमेरिकी बाजारों की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग रही। डाउ जोन्स ने 543 अंकों की गिरावट, S&P 500 में 101 अंकों की कमजोरी और नैस्डैक में करीब 472 अंकों यानी 2.24% की जोरदार गिरावट देखने को मिली। ये साफ इशारा करता है कि अमेरिकी बाजारों में सेंटिमेंट काफी कमजोर बना हुआ है। इस गिरावट के पीछे बड़ी वजह बनी डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वाला दांव। ट्रंप ने हाल ही में 30 जुलाई 2025 को घोषणा की थी कि वो 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित उत्पादों पर 25% तक का टैरिफ लागू करेंगे। उनके अनुसार ये कदम भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ, ट्रेड बैरियर्स और भारत रूस संबंधों, विशेषकर रूस से ऊर्जा और सैन्य खरीद के कारण जरूरी था। इस घोषणा ने ग्लोबल मार्केट्स और खासकर इंडियन एक्सपोर्टर्स में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे टेक्सटाइल, फुटवेयर, फर्नीचर, ऑटो कंपोनेंट जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को गंभीर नुकसान हो सकता है। इस पूरे डेटा को देखते हुए भारतीय बाजार पर कल नकारात्मक दबाव रह सकता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी मजबूती दिखी है, जो ये बताता है कि फिलहाल डोमेस्टिक सेंटिमेंट ग्लोबल गिरावट को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन ग्लोबल क्यूज कमजोर हैं और ट्रंप के टैरिफ नीति पर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी की। शुक्रवार के सेशन में एफआईआई ने कैश मार्केट में करीब 3,366 करोड़ रुपए की जोरदार बिकवाली की, जो ये दिखाता है कि विदेशी निवेशक अभी भी मार्केट को लेकर कॉशियस बने हुए हैं। दूसरी तरफ डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 3,187 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जिससे बाजार को एक हद तक सपोर्ट मिला। साफ है कि जब एफआईआई बेचते हैं तो डीआईआई बाइंग से सेंटिमेंट को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेट पिक्चर देखें तो एफआईआई की हेवी सेलिंग एक चिंता का कारण है, खासकर तब जब ग्लोबल मार्केट्स भी कमजोर टोन में हैं और ट्रंप के टैरिफ जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है। ऐसे में सोमवार को घरेलू बाजार पर दबाव रह सकता है और इनिशियल ट्रेड्स में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। डीआईआई सपोर्ट भले बना हो, लेकिन अगर एफआईआई सेलिंग का सिलसिला जारी रहता है तो ब्रॉडर मार्केट पर इसका असर पड़ना तय है। फॉरेन फ्लोज के बाद एक नजर डालते हैं करेंसी मार्केट पर। यूएसडी आईएनआर 87.54 पर है, जहां रुपए में 0.08% की हल्की मजबूती देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले करीब 7 पैसे की गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और क्रूड में स्थिरता की वजह से रुपए को थोड़ा सपोर्ट मिला है, लेकिन टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितता के चलती ब्रॉडर दबाव बना रह सकता है। चलिए बात करते हैं आज की कुछ अहम खबरों की, जो बाजार की दिशा को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। कल के लिए मार्केट सेंटिमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स काफी असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें यूएस के नए टैरिफ्स की, जहां 10% से लेकर 41% तक के इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं और इसमें इंडिया के प्रोडक्ट्स पर भी 25% ड्यूटी शामिल है। इस डिसीजन के बाद ग्लोबल मार्केट्स और एशियन फ्यूचर्स दोनों में गिरावट देखी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क एपेटाइट कम हुआ है और वॉलेटिलिटी काफी बढ़ गई है। इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स और आईटी सेक्टर पर इनडायरेक्टली पड़ने का डर है, जिस वजह से मार्केट में एक कॉशियस सेंटिमेंट बन गया है। वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे सबकी नजर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पर है, जिसका अनाउंसमेंट 4 से 6 अगस्त 2025 के बीच होगा। यही एमपीसी मीटिंग है जिसमें इन्फ्लेशन को लेकर आरबीआई का स्टांस और लिक्विडिटी गाइडेंस मार्केट की डायरेक्शन को तय करेगा। ग्लोबल साइड से एक और की अपडेट आया है एफओएमसी की तरफ से, जहां यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को 4.25% से 4.50% के रेंज में अनचेंज रखा है और ये 5वीं बार है जब रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया।
फेड चेयर जेरोम पावल ने यह क्लियर किया कि नए टैरिफ्स का इन्फ्लेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए उन्हें और डेटा चाहिए और सितंबर मीटिंग तक रेट कट का डिसीजन लेना जल्दबाजी होगा। ओवरऑल फेड का टोन कॉशियस रहा है और उन्होंने डेटा ड्रिवन अप्रोच पर ही फोकस बनाए रखने की बात की है। तो मैक्रो पिक्चर के बाद अब शिफ्ट करते हैं कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर। शुरुआत करते हैं आईटीसी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिजल्ट से। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 5,244 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी सेम पीरियड में 5,092 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर करीब 3% की ग्रोथ। ग्रॉस रेवेन्यू 23,129 करोड़ तक पहुंचा, जबकि पिछले साल ये 19,350 करोड़ था, यानी लगभग 19.5% की एनुअल ग्रोथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 21,495 करोड़ रहा, जिसमें 21% की बढ़त दर्ज की गई। ईबीटा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 6,261 करोड़ रहा, ग्रोथ रही 3 से 4% की, लेकिन ईबीटा मार्जिन घटकर 31.7% पर आ गया, जो पिछले साल 37% था। इसकी बड़ी वजह थी टोबैको इन्वेंट्री की हायर कॉस्ट, जिसने मार्जिन्स पर दबाव बनाया। स्टैंड अलोन प्रॉफिट 4,912 करोड़ रहा, जिसमें थोड़ा डिप देखने को मिला। पिछले बार 4,917 करोड़ था। इस गिरावट का कारण था होटल बिजनेस का डीमर्जर, क्योंकि पिछली बार 97.5 करोड़ का प्रॉफिट इसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स की। सिगरेट सेगमेंट से 9,544 करोड़ की रेवेन्यू आई, जिसमें ईयर ऑन ईयर 7.7% की ग्रोथ रही। प्री टैक्स प्रॉफिट 5,145 करोड़ तक पहुंचा। वॉल्यूम बढ़ा क्योंकि इलीगल ट्रेड पर सख्ती और प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी ने सपोर्ट किया। एफएमसीजी अदर्स कैटेगरी में आटा, बिस्किट, अगरबत्ती जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ रही 5.2% की, और अगर नोटबुक्स को एक्सक्लूड करें तो 8.6%। लेकिन प्रॉफिट में 16% की गिरावट आई। रीजन था हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट और बढ़ता एड स्पेंड। एग्री बिजनेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। रेवेन्यू 39% से बढ़ा और प्रॉफिट 22% में जंप रही, जो कमोडिटी ट्रेडिंग और लीफ टोबैको एक्सपोर्ट के कारण आई। पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग से रेवेन्यू में 7% की बढ़त मिली, लेकिन प्रॉफिट में 38% की गिरावट हुई। वीक प्राइसिंग और वुड कॉस्ट ने मार्जिन्स पर असर डाला। अब बढ़ते हैं यूपीएल लिमिटेड की तरफ। यूपीएल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9,216 करोड़ रहा, जो पिछले साल 9,067 करोड़ था, यानी करीब 2% ऊपर। ईबीटा 1,303 करोड़ रहा, यानी करीब 14% की ग्रोथ, और मार्जिन इंप्रूव होकर 14.1% तक पहुंचा। हालांकि बॉटम लाइन थोड़ी प्रेशर में रही। कंपनी को 176 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है, लेकिन ये पिछले साल के 527 करोड़ से काफी बेहतर स्थिति है। ओवरऑल ये क्वार्टर यूपीएल के लिए मिक्स्ड रहा है। रेवेन्यू और ईबीटा में ग्रोथ के साथ साथ लॉसेस को कंट्रोल किया गया है। अब नजर डालते हैं टाटा पावर के परफॉर्मेंस पर। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,262 करोड़ रहा, जो पिछले साल 1,189 करोड़ था, यानी ईयर ऑन ईयर करीब 6.2% की ग्रोथ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 18,035 करोड़ रहा, जिसमें 4.3% की बढ़त देखने को मिली। ईबीटा 3,930 करोड़ तक पहुंचा, और ये पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा रहा। इसकी वजह थी इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और सभी सेगमेंट्स में बेटर एग्जीक्यूशन। ओवरऑल टाटा पावर ने स्टेडी एंड कॉन्फिडेंट शुरुआत की है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। अब बात करते हैं अडानी पावर के परफॉर्मेंस की, जो इस बार थोड़ा कमजोर रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3,305 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,913 करोड़ था, यानी लगभग 15.5% की गिरावट। रीजन था मर्चेंट टैरिफ में कमी और बढ़ती ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14,109 करोड़ रहा, जो पिछले साल 15,052 करोड़ था, यानी लगभग 5.6% की कमी। ईबीटा 5,744 करोड़ रहा, ईयर ऑन ईयर 8 से 9% की गिरावट रही, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो करीब 12.7% की रिकवरी देखने को मिली। पावर सेल्स में हल्की बढ़त रही, 24.6 बिलियन यूनिट्स बिजली बिकी, यानी पिछले साल के मुकाबले 1.6% की ग्रोथ। वहीं इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में नेशनल लेवल पर स्लो डाउन रहा, जिससे प्राइसेस पर दबाव बना। कंपनी ने अपने फर्स्ट स्टॉक स्प्लिट की भी घोषणा की। 10 रुपये फेस वैल्यू का एक शेयर अब 2 रुपये फेस वैल्यू के 5 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को जोड़ने में मदद मिलेगी। अब चलते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की तरफ। Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,360 करोड़ रहा, जो पिछले साल 1,300 करोड़ था, यानी करीब 5% की ग्रोथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,233 करोड़ रहा, लगभग 6.6 से 7% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि। इंटरेस्ट इनकम 2,066 करोड़ तक पहुंचा, 4% की एनुअल ग्रोथ रही। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,699 करोड़ रहा। इंडिविजुअल होम लोन डिसबर्समेंट 11,247 करोड़ रहा, करीब 3% की ग्रोथ, और प्रोजेक्ट लोन्स 156 करोड़ तक सीमित रहे। ओवरऑल डिसबर्समेंट 13,116 करोड़ रहा। लोन बुक 7% बढ़कर 3,09,587 करोड़ तक पहुंच गई है। सबसे अच्छी बात यह रही कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 2.62% और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1.30% पर आ गया।
अब चलते हैं दिल्ली के रिजल्ट्स पर। कंपनी ने इस क्वार्टर 91 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, पिछले साल के मुकाबले 67% की जंप। टोटल रेवेन्यू 2294 करोड़ रहा, जिसमें 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई। ईबिटा 149 करोड़ रहा, 53% की ग्रोथ के साथ मार्जिन 6.5% रहा। एक्सप्रेस पार्सल शिपमेंट्स 208 मिलियन यूनिट्स तक पहुंची, 14% की ग्रोथ। पार्सल ट्रकलोड सेगमेंट से 508 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और 10.7% का मार्जिन आया। हालांकि सप्लाई चेन और क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज में हल्का स्लोडाउन देखने को मिला। रैपिड और डायरेक्ट जैसी नई सर्विसेज को अच्छा अर्ली ट्रैक्शन मिला है। साथ ही ई-कॉम एक्सप्रेस एक्विजिशन से वॉल्यूम्स में बूस्ट और प्राइसिंग स्ट्रक्चर ज्यादा सस्टेनेबल हुआ है। ओवरऑल कंपनी फेस्टिव डिमांड और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की लेके अच्छी स्थिति में है। अब नजर डालते हैं एबीबी इंडिया पर। क्वार्टर 1 में एबीबी का नेट प्रॉफिट 352 करोड़ रहा, जो पिछले साल 443 करोड़ था, यानी करीब 20% की डिक्लाइन। हालांकि रेवेन्यू 3175 करोड़ तक पहुंचा, पिछले साल 2831 करोड़ था, लेकिन साथ ही टोटल एक्सपेंसेस भी बढ़कर 2801 करोड़ हो गए। कैश रिजर्व्स जून 2025 तक 5154 करोड़ रुपए रही और ऑर्डर बैकलॉग 10,064 करोड़ तक पहुंचा, जो एक साल पहले 9,517 करोड़ था। प्रॉफिट में गिरावट का मेन रीजन रहा फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी और राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। कंपनी ने ₹2 फेस वैल्यू पर शेयर पर 9.77 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 8 अगस्त 2025 तय की गई है। आखिर में बात करते हैं फेडरल बैंक के परफॉर्मेंस की। क्वार्टर 1 में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 861.75 करोड़ रुपए रहा, पिछले साल के 1009.53 करोड़ रुपए से करीब 14.6% की गिरावट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1556.29 करोड़ रुपए रहा, ईयर ऑन ईयर 3.7% की ग्रोथ। नेट इंटरेस्ट इनकम 2336.83 करोड़ रुपए तक पहुंचा, करीब 2% की ग्रोथ, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.16% से घटकर 2.94% पर आ गया। सबसे बड़ी पॉजिटिव रही बैंक की अदर इनकम, जो फी बेस्ड और नॉन इंटरेस्ट इनकम मिलाकर 1113 करोड़ रुपए रही और ईयर ऑन ईयर 21 से 22% की जंप देखने को मिली। अब कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो शुक्रवार को ये करीब 24,565 के आसपास बंद हुआ। कल के लिए इसका सपोर्ट जोन 24,400 से 24,550 के बीच बन रहा है। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ 24,350 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट हर्डल 24,950 से 25,050 के बीच है। अगर ये जोन डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो ऊपर में 25,200 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो शुक्रवार को करीब 55,617 के स्तर पर बंद हुआ। इसके लिए सपोर्ट जोन नीचे की तरफ 55,300 से 55,500 के बीच माना जा रहा है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो अगला दबाव 55,000 के आसपास बन सकता है। वहीं रेजिस्टेंस जोन 56,200 से 56,500 के बीच बन रहा है और अगर ये जोन पार होता है तो ऊपर में 57,000 तक की रफ्तार भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स टू वॉच की बात करें तो कल के लिए फोकस में रहेंगे आईटीसी, यूपीएल, टाटा पावर, अडानी पावर, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डिलीवरी, एबीबी इंडिया। इन सभी स्टॉक्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी और फुटवेयर कंपनीज पर ट्रम्प टैरिफ इंपैक्ट का सेंटिमेंट प्रेशर बन सकता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मिड कैप्स जैसे वेल्सपन, केपीआर मिल, भारत फोर्ज भी वॉच लिस्ट में रहेंगे। स्ट्रैटेजी ओपनिंग में गैप डाउन या वॉलेटाइल स्टार्ट हो सकता है, इसलिए पहले 15 से 30 मिनट का प्राइस एक्शन देखें। सपोर्ट लेवल्स के पास बाइंग इंटरेस्ट देखने की कोशिश करें, लेकिन कंफर्मेशन के बिना अग्रेसिव लॉन्ग अवॉइड करें। शॉर्टिंग सिर्फ तभी करें जब प्राइस क्लियरली सपोर्ट तोड़ता है और ब्रॉडर मार्केट वीक कंफर्मेशन देता है। इंट्राडे में रेंज बाउंड ट्रेड भी हो सकता है, तो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन जरूर बनाएं। सेक्टर रोटेशन पर नजर रखें। पीएसयू बैंक्स, पावर और एफएमसीजी में सिलेक्टिव स्ट्रेंथ मिल सकती है। मार्केट सेंटिमेंट समरी की बात करें तो ग्लोबल क्यूज वीक हैं, यूएस मार्केट शार्पली डाउन है, ट्रम्प टैरिफ से अनसर्टेनिटी ज्यादा है। गिफ्ट निफ्टी माइल्डली पॉजिटिव है, लेकिन एफआईआई सेलिंग और ग्लोबल प्रेशर के चलते डोमेस्टिक मार्केट में कॉशियस टोन डोमिनेट करेगा। आरबीआई पॉलिसी और यूएस फेड कमेंट्री का वेट एंड वॉच मोड भी सेंटिमेंट को रिस्ट्रेन रख रहा है। नेट टोन कॉशियस टू नेगेटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ज्यादा रहेंगे। ब्रॉडर मार्केट में क्लैरिटी मिसिंग है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस से मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस की अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।